गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 16 जुलाई है और मैं राजवंत यादव क्लास 10th की फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन संबंधी प्रकरण को लेकर के आया हूँ। जैसा कि पुरानी वीडियोज में आपको प्रकाश के अपवर्तन तक सारी चीज़ें समझा दी गई थी, बता दी गई थी, तो जो रिवाइजिंग पार्ट चल रहा है वो आज समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल न्यू होगा। और यहाँ तक मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी का नोट बिल्कुल ही तैयार होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे हम लोग पढ़ना शुरू करें। तो आज जो टॉपिक है वो क्लास 10th की फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के जब गुण पढ़ाए गए तो प्रकाश के गुण में आपको प्रकाश के एक गुण को बहुत ध्यान से पढ़ाया गया। वह गुण था कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्या बताया गया? कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस गुण को, कौन सा गुण? कि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो रही है, तो प्रकाश किरण के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जब आपको प्रकाश के गुण पढ़ाए जाते हैं तो प्रकाश के गुण में एक प्रकाश का प्रमुख गुण पढ़ाया जाता है कि प्रकाश किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है। लेकिन हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम क्या होता है, मीडियम किसे कहते हैं? तो मीडियम का मतलब होता है कि जैसे प्रकाश निर्वात में चल सकती है, प्रकाश वायु में चल सकती है, प्रकाश कांच से होकर के चल सकती है, प्रकाश जल से होकर के चल सकती है, प्रकाश ईथर से होकर के चल सकती है। तो प्रकाश विभिन्न माध्यमों में चल सकती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक निश्चित माध्यम से किसी दूसरे निश्चित माध्यम में गमन करती है, जाती है, तो क्या होती है कि वह अपने मूल मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, डेविएशन हो जाता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल मार्ग से विचलन की यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन
कहलाती है। अब देखिए, इसको चित्र के माध्यम से समझिए, परिभाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे मान लीजिए कि इधर वायु है और इधर जल है, और ये एक सीमा पृष्ठ है कि जो इस वायु और जल को एक दूसरे से विभेदित कर रही है, अलग कर रही है। अब चूंकि वायु जो है वह विरल माध्यम है, वायु में सरलता से आप हाथ चला सकते हो, सरलता से दौड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यानी कि वायु इतनी घनी नहीं है कि उसके घने होने का कुछ प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर दिखाई पड़े, तो वायु एक विरल माध्यम हो गई। लेकिन जल में गाड़ी चलाना हो, दौड़ना हो, तो आप सरलता से नहीं कर सकते हैं, तो जल जो हो गया वह सघन माध्यम हो गया। तो वायु क्या हो गई, ये विरल हो गया, और जल क्या हो गया, सघन हो गया। तो जब प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है और इस विभेदक तल पर टकराती है, तो जो मूल गुण है प्रकाश का, इसको क्या होना चाहिए, इसको ऐसे सीधी रेखा में निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे। अगर इस बिंदु पर, इस विभेदक तल पर एक हम लंब रेखा खींच दें, इसको, इस लंब रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसे सीमा पृष्ठ या विभेदक तल कहते हैं, विभेदक तल, या इसको आप हम क्या कह सकते हैं, सीमा पृष्ठ। सीमा पृष्ठ का मतलब इधर सघन माध्यम जल की सीमा है और इधर विरल माध्यम वायु की सीमा है, यहीं आकर के दोनों सीमाएं एक दूसरे को मिलती हैं, तो ये पृष्ठ सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग करता है, इसलिए विभेदक तल आप इसको कह सकते हैं। या यहाँ आकर के जल माध्यम की सीमा समाप्त हो रही है, यहाँ आकर के वायु माध्यम की सीमा समाप्त हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, सीमा पृष्ठ भी कह सकते हैं। अब जो प्रकाश की किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण निकल जाती है इसको अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, तो क्या आपको बताया गया परिभाषा, आपको परिभाषा बताई गई कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जाती है, तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान देने की है, एक चित्र और बना दें आपको, ये चित्र उस वाले चित्र से अलग है। इधर क्या हो गया, इधर हो गया कांच सघन माध्यम, और इधर हो गई वायु विरल माध्यम। अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहां सीमा पृष्ठ से टकराई, और टकराने के बाद क्या हो गई, ऐसे चली गई। ये सीमा पृष्ठ, अभिलंब, ये आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण। अब दोनों चित्रों को आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखने के बाद क्या पता चलता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यही दो चीजें और समझ लीजिएगा। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। क्या हुआ कि अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी कि ये वाला कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का। इसको हम दर्शाते किससे हैं? स्मॉल आई से दर्शाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या चीज है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या चीज होता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या हुआ कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब ये है, इसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण है। इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो क्या क्या चीज आपने जाना कि पहली चीज आपने जाना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण के विचलन की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर आपने समझा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपने ये दो चीजें समझ ली। उसके बाद आपने क्या समझा कि आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। इसको हम आई से दर्शाते हैं। और दूसरा आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो अपवर्तन कोण होता है, इसे हम आर से दर्शाते हैं। इतनी चीज समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम था वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम
दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला टॉपिक आपका हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ हमने एक चित्र बनाया, ये विभेदक तल है, यहाँ पर ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, इधर वायु है और इधर जल है। तो क्या हुआ ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, तो हम कह रहे हैं कि आपतित किरण यानी वाली, अपवर्तित किरण जो अपवर्तन के बाद आगे जा रही है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चित्र बनाया, यह चित्र इस ग्रीन बोर्ड के तल में है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या क्या, साइन, साइन थीटा जो होता है वो साइन ज्या कहलाती है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। अब ध्यान दीजिए, तो आपतन कोण है इसको हमने अभी तक दर्शाया था आई, और जो अपवर्तन कोण है इसको हमने दर्शाया था आर। यानी कि क्या हो गया कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू यानी एक निश्चित राशि होती है। अब क्या हुआ, ये जो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, ये नियम जो है इसको स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ओके, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तीनों इस ग्रीन बोर्ड के तल में है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, एक निश्चित राशि होती है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अगर अनुपात निकाला जाए तो वह राशि एक निश्चित राशि होती है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे हम n से दर्शाते हैं। इसको प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। इस नियम को वैज्ञानिक स्नेल ने दिया था, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। इसके बाद
दूसरा अगला टॉपिक है अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। प्रकाश के चाल के पदों में अपवर्तनांक, यानी हमको अपवर्तनांक को परिभाषित करना है, लेकिन किसके पद में? प्रकाश के चाल के पद में। प्रकाश के चाल के पद में अपवर्तनांक को परिभाषित करना है। अब अगर वायु के सापेक्ष, अच्छा, जब हम अपवर्तनांक लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको बताया कि हमने लिखा कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। इसको एन जो होता है, ऐसे जैसे मान लीजिए कि यह दो माध्यम है, एक है एक दो है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आर आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर यहाँ एक दो की जगह पे क्या होता, इधर एयर होता और इधर वाटर होता, ठीक है, ये विभेदक तल होता, तो हम इसको लिखते कि ANW बराबर साइन आई और बाई साइन आर। मतलब अपवर्तनांक लिखने की ये विधि भी है। स्मॉल एन केवल अगर लिखा जाए तो उस स्मॉल एन को ये मान लिया जाता है कि वह निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक है। जल का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है, वायु का अपवर्तनांक है। लेकिन जब 1 2 लिख देंगे तो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को दर्शाने लगेगा। अब यहाँ हमको लिखना है कि यह प्रकाश के चाल के पदों में कैसे होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि ANW, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, तो ये बराबर होगा कि प्रकाश का वायु में चाल बटे प्रकाश का जल में चाल, यानी प्रकाश का वायु में चाल और प्रकाश के जल में चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर मान लीजिए कि आपको दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का वायु में चाल और बटे क्या हो जाएगा? प्रकाश का जल में चाल। अब इसको अगर संकेत में हम लिखना चाहें तो प्रकाश का वायु में चाल हम लिख देते हैं VC, ठीक, और प्रकाश का जल में चाल तो लिख देते हैं VW। यहां प्रकाश का वायु में चाल VC और इसको क्या लिख देंगे? VG, यानी कि प्रकाश का वेग किसमें? ग्लास में। अगर हमको लिखना हो कि WNG निकालना हो
इतना ही दिया गया है। आप एक टॉपिक इसी में और बढ़ा लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना हो ANW अपान ANG, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा VC अपान VW अपान VC अपान VG। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगा VC अपान VW इंटू VG अपान VC, ये दोनों कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा VG अपान VW, VG अपान VW। ये आपका ऐसे भी सवाल आएगा, तो इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम इस पर कुछ सवाल आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उन न्यूमेरिकल को आप हल करके देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका है प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। एक टॉपिक पिछले वर्षों में हुआ करती थी, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। हो सकता है कुछ सवाल उस पर दिए गए हों, तो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो उस टॉपिक को हम समझा देंगे आपको कि वो अगर कई माध्यम एक साथ एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं, तो समानांतर माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन एक टॉपिक है, और उस समानांतर माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन से आप कई सवाल लगाते हैं, लेकिन टॉपिक में चूंकि सिलेबस में आपके दिया नहीं गया है, तो उस चीज़ को हम अभी तुरंत नहीं बता रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल में कहीं आएगा तो उस टॉपिक को हम फिर से आपको समझा देंगे। अगला टॉपिक आपका है प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। अब यहां ध्यान देने की बात यह है, केवल इसका भाव ही समझना सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होता है और प्रकाशिक विरल माध्यम क्या होता है। जैसे सघन और विरल की बात जब हम करते हैं तो हमको जो भौतिकी दिमाग है उसमें ये आता है कि अगर किसी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है तो वह सघन होगा, और किसी वस्तु का घनत्व कम है तो वह विरल होगा। लेकिन प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल वस्तु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह माध्यम प्रकाशिक सघन माध्यम कहलाएगा। सघन माध्यम कहलाएगा। इसके विपरीत जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह माध्यम पहले क्या लिखा
कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वह माध्यम प्रकाशिक सघन माध्यम कहलाएगा। इसके विपरीत जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वह माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम कहलाएगा। ओके, अब जैसे देखिए कि जो वायु है उसमें प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। तो जब प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में सबसे ज्यादा होती है तो वह विरल माध्यम है, और जल में प्रकाश की चाल कम हो जाती है तो वह सघन माध्यम है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में तो लगती हैं कि ये सघन होंगी, लेकिन प्रकाश की चाल को ज्ञात करने के बाद पता चलता है कि कौन सा माध्यम प्रकाशिक सघन है और कौन सा माध्यम प्रकाशिक विरल है। जैसे कुछ उदाहरण आपके बुक में दिए गए होंगे कि सामान्यतया जो होता है वो केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 और जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो जो केरोसिन का अपवर्तनांक है वह जल के अपवर्तनांक से अधिक है, इसलिए केरोसिन जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। केरोसिन जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, जबकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम है। तो जल के घनत्व से कम होने के नाते अगर हम केरोसिन, मिट्टी का तेल और जल एक में मिलाएं तो केरोसिन ऊपर आ जाता है और जल जो होता है वो नीचे चला जाता है। लेकिन केरोसिन भले ही घनत्व में कम है, व्यवहारिक घनत्व में कम है, लेकिन वह प्रकाशिक माध्यम में अधिक सघन माध्यम है, और अधिक सघन माध्यम होने के कारण उसका अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से अधिक है। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपको बताया गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के मूल सिद्धांत क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश के चाल के पदों में, प्रकाश के वेग के पदों में प्रकाश का माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है, दो माध्यमों में अगर प्रकाश गमन कर रहा है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे लिखा जाता है, कैसे जाना जाता है, फिर कोई माध्यम प्रकाशिक रूप से सघन है या विरल है इसकी जानकारी कैसे ली जा सकती है। तो यहाँ तक आपको प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन संबंधी नियम और अपवर्तन के मूल सिद्धांतों को आपको समझा दिया गया। अब अगली टॉपिक में आपको लेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है।